हेलो चिल्ड्रेन, आइए आज फिर से हम लोग क्षितिज पाठ पुस्तक पढ़ते हैं। और आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ल्हासा की ओर। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इस पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम केदार पांडे था। उनका जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रखा और इसी नाम से उन्होंने साहित्य सृजन किया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कुछ रचनाओं में प्रमुख है मेरी जीवन यात्रा, जो 6 भाग में है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इत्यादि। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और बच्चों, यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्हें भ्रमण करना बेहद पसंद था, इसलिए उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, ऐसा राहुल जी का कहना था। और कहना ही नहीं, वास्तव में ऐसा होता है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, घूमते हैं, तो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता है, क्योंकि तरह तरह लोगों से हम मिलते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी को भी घूमने का बेहद शौक था। वो बहुत ज्यादा भ्रमण करते थे और भ्रमण के दौरान वो लोगों से प्राय मिलते थे, उनके साथ जीवन को अनुभव करते थे और अपने अनुभवों को उन्होंने साहित्य सृजन में डाला। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इस यात्रा को उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब आइए हम लोग इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। और बच्चों, एक बात और जान लीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई। अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी करिपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो बच्चों, लेखक क्या कह रहे हैं कि जब फरी कलिपोंग का रास्ता नहीं खुला था, तब जिस रास्ते से नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान से भी
यानी नेपाल से भी और हिंदुस्तान से भी व्यापारिक वस्तुएं और सैनिक वस्तुएं तिब्बत जाया करती थी। वही रास्ता प्रमुख रास्ता था और उसी रास्ता से लेखक तिब्बत की यात्रा पर जा रहे थे। जगह जगह उस रास्ते पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, क्योंकि उसमें पहले चीनी पलटन रहा करती थी। लेकिन जब लेखक जा रहे थे तो बहुत सारे फौजी मकान गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा भी बना लिया था और कुछ घर वहां आबाद दिखाई पड़ते थे। ऐसे ही एक परित्यक्त किला में लेखक ने अपना बसेरा बनाया था। यानी लेखक ने वैसे ही परित्यक्त किला में लेखक ने अपना समय यात्रा के दौरान कुछ वहां बिताया था। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें और बहुत सी आराम की बातें भी हैं। अब तकलीफें और आराम की बातें क्या किया है वो देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आराम की बातें क्या हैं। तो आराम की बातें में क्या है कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। न औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। वहाँ तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। तो बच्चों, जिस प्रकार हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में दूध, चीनी, चाय पत्ती डालते हैं, उसी प्रकार वहाँ के लोग, है ना, तिब्बत के लोग चाय बनाते हैं तो नमक मक्खन सोडा आदि डालते हैं। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि उस वक्त का जो तिब्बती समाज था, जिस वक्त लेखक गए थे यात्रा पर, उस वक्त का तिब्बती समाज बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण का था। वहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं था, छुआछूत का सवाल नहीं था और औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोई अनजान व्यक्ति भी अगर जा रहा हो तो और अगर उसे चाय पीने की आवश्यकता हो तो किसी भी घर में चाहे सासू या बहू को अपनी झोली से चाय निकाल कर दे दे तो वो बनाकर ला दे सकती थी, या कोई भी अनजान व्यक्ति किसी घर के अंदर जा सकता था। अगर ऐसा महसूस हो कि नमक मक्खन हमारी चाय में पड़ेगा कि नहीं, तो वो अंदर जाकर खुद से भी चाय मत कर ला सकता था। यानी वहाँ अपरिचित जैसा व्यवहार नहीं होता था। सिर्फ निम्न श्रेणी के भिखमंगे के लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। इस प्रकार उस वक्त का तिब्बती समाज सौहार्दपूर्ण वातावरण का था। अब आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं आगे। चूंकि लेखक परित्यक्त किले में ठहरे थे और फिर जब वो वहां से चलने लगे तो वो बता रहे हैं कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। अब यहाँ बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। वह दोनों चीटें उसे दे दी। आपको लगेगा चीटें क्या होता है, तो चीट यहाँ एक कागज है जिसको हम कह सकते हैं परमिट। चूंकि जब हम किसी सीमा को पार करके दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो परमिट लेना पड़ता है। तो जब लेखक तिब्बत जा रहे थे तो उन्होंने भी सीमा पर परमिट लिया था। उस परमिट के चीट यानी कागज पुर्जा, उस चीट को उन्होंने राहदारी के रूप में दिया। जब कोई व्यक्ति राहदारी मांगने आया तब परित्यक्त चीनी किले से जब वे चलने लगे तो एक आदमी आया और राहदारी मांगा, यानी परमिट दिखाने को कहा। तो उन्होंने 2 चीटें दे दी। क्योंकि 2 चीटें क्यों दी? क्योंकि एक उनके मित्र उनके साथ थे जिनको उन्होंने इस कहानी में सुमति के नाम से पुकारा है, और दूसरे वे खुद थे। आगे लेखक कहते हैं, शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, परंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी।
और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होशो हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका एक प्रश्न निकलेगा। प्रश्न होगा कि जब लेखक सुमति के साथ भिखमंगी के भेष में जा रहे थे तो उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान मिला, परंतु 5 वर्ष बाद जब वो भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे तो उन्हें कोई अच्छा स्थान ठहरने के लिए नहीं मिला। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि परिस्थितियां बदल गई थी और लेखक जाते समय सुमति के साथ थे। सुमति उनके मित्र थे और उनके हर जगह हर गांव में उनके यजमान थे। चूंकि सुमति एक बौद्ध भिक्षु थे तो उनके यजमान हर गांव में थे, हर जगह उनकी जान पहचान थी। इसके कारण भिखमंगे के भेष में रहने पर भी लेखक को अच्छा स्थान मिल गया ठहरने के लिए। परंतु जब वो वापस लौट रहे थे तो एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे और अकेले लौट रहे थे। उस वक्त उन्हें कोई जान पहचान वाले नहीं मिले। साथ ही साथ शाम के वक्त लौट रहे थे और शाम में तिब्बत के गांव के लोग प्राय छंग पीकर अपना होश हवास खो बैठते हैं। छंग मदिरा को कहा जाता है। तो जब छंग पीकर होश हवास खो बैठते हैं तो वैसे में कहाँ किसी को कुछ ध्यान रहता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ऐसी स्थिति में लेखक को सही जगह ठहरने के लिए नहीं मिला, यही कारण था। अब आगे लेखक कहते हैं कि हम सबसे विकट डाणा थोंगला पार करना था। अब हमें सबसे विकट डाणा थोंगला पार करना था। डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जेब निकाल, कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं थी। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। तो बच्चों अब देखिए लेखक कहाँ पहुंचे हैं। चलते चलते डाणा पहुंच गए। विकट डाणा थोंगला पार करना था। डाणा एक ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र है तिब्बत जाने के रास्ते में, जो समुद्र तट से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। और डाणा जो है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। सबसे खतरे की जगह होने के कारण वहाँ हर वक्त डर लगा रहता है। उस क्षेत्र से, उस निर्जन इलाके से पार होने से लोगों को डर लगता है कि कब कहाँ किसकी हत्या न हो जाए। क्योंकि तिब्बत में क्या है कि तिब्बत में कोई भी कानून नहीं है हथियार से जुड़ा हुआ, जिसके कारण लोग लाठी डंडा के जैसा पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कानून नहीं रहने के कारण लोगों को कोई डर ही नहीं है हथियार लेकर घूमने में। वैसी स्थिति में जो भी यात्री हैं उन्हें हमेशा लूट और मार का डर बना रहता है। पर लेखक क्या कहते हैं कि पर हम शायद खून की परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। और लेखक जहां कहीं वैसी सूरत देखती, जहां उन्हें लगता कि कोई व्यक्ति पर उन्हें शक होता कि वह व्यक्ति हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो वो क्या करते थे, टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कह के भीख मांगते थे। कुची कुची मतलब दया दया। तो वो भीख मांगने लगते थे जिससे कि उन पर बुरी नजर न पड़े किसी
डाकू का या किसी हत्यारा का। उन्हें भिखमंगा कहकर वो छोड़ दे, ऐसा लेखक करते थे। तो डाड़ा बड़ा ही विकट रास्ता था, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था, नदियों के मोड़ थे, है ना, पहाड़ों के कोने थे, और एक कोना से दूसरे कोना पर कोई आदमी नजर भी नहीं आता था। वैसी स्थिति में अगर किसी के साथ वहां कुछ भी घटना घट जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे निर्जन स्थान थे। तो ये कठिनाइयां थी तिब्बत जाने के रास्ते में। अब आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। चूंकि जब चढ़ाई चढ़ना था तो लेखक को क्या लगा कि इतना चढ़ाई चढ़ना है और हमारे साथ सामान भी है, तो उन्होंने सुमति को क्या कहा था कि 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और हम लोग भी चढ़ चलेंगे। और उन लोगों ने 2 घोड़े कर लिया। 2 घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, डाणे के ऊपरी भाग में चढ़े। डाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाणे के ऊपर जा पहुंचे। दोपहर होते होते वे सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए। अब लेखक समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। लेखक के यानी हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। लेखक बता रहे हैं कि वो उत्तर की ओर जा रहे थे, उनके दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों से श्वेत शिखर फैले थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। भीटा, ऊंचा स्थान को भीटा कहा जाता है। ये आंचलिक शब्द है, तिब्बत क्षेत्र में बोले जाने वाला शब्द। तो वो क्या कहते हैं कि भीटे की तरफ यानी ऊंचे स्थान पर ऊंचा टीला के जैसा जो पहाड़ दिख रहा था बिल्कुल नंगा था सामने, और बर्फ की सफेदी भी उसमें ना थी और ना ही किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था, सबसे ऊंचा स्थान पर, है ना, डाड़े में सबसे ऊंचा स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था, यानी सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब उन्हें बराबर ऊंचाई पर चलना था, क्योंकि सबसे ऊंचाई पहुंच गए। अब ऊंचाई के बाद उनको नीचे उतरना है। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकी व कश्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1-1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि लेखक घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे और जब वो ऊंचाई पर पहुंचे तो फिर उन्हें उतराई में उतरना था दूसरी तरफ। उतराई में जब उतरने लगे घोड़ा धीमे चलने लगा। किसका घोड़ा? लेखक का घोड़ा। लेखक को लगा कि चढ़ाई के कारण घोड़ा थक गया है, इसलिए धीमे चल रहा है, और धीमे चलने के कारण उनका घोड़ा पिछड़ गया, यानी वो अपने साथी से पिछड़ गए। उन्हें लग रहा था दोनकी बकश्तों की तरह वो अपने घोड़े पर झूम रहे हैं। दोनकी बकश्तों एक नायक था जो घोड़े पर सवार होकर चलता था। उन्हें लग रहा था कि वो भी दोनकी बकश्तों की तरह घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब वे जोर देते थे तो घोड़ा सुस्त पड़ जाता था और इसी तरह वो आगे बढ़ रहे थे। अचानक क्या होता है कि एक मोड़ पर 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक बाएं के रास्ता लेकर आगे बढ़ गए। उन्हें पता नहीं था कि कौन सा रास्ता से आगे जाना है। थोड़ा 1-1.5 मील जब वो चले गए तो एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता ये नहीं है, वो तो दाहिने वाला रास्ता था। लेखक गलत रास्ते में चले गए थे। फिर से वो वहां से लौटे और लौटकर फिर दाहिने वाला रास्ता पकड़ लिए, जिसके कारण उन्हें पहुंचने में लंकोर पहुंचते पहुंचते समय लग गया और सुमति वहां पहुंचकर उनका इंतजार कर रहे थे।
सुमति मंगोल थे, और मंगोल लोग गोरे होते हैं, नाटे होते हैं ना, उनका आंख छोटा छोटा होता है और इतने गोरे होते हैं कि चेहरा लाल दिखता है। गुस्से में उनका चेहरा और भी लाल दिख रहा था और वो पूरे गुस्से में थे। तो लेखक कहते हैं और सुमति कहते हैं लेखक को, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। तब लेखक नरमी से जवाब देते हैं, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रही हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगपुर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि जब उनके मित्र सुमति गुस्सा हो गए कि आप इतना देर क्यों किया आने में, तो लेखक ने क्या कहा कि मेरा कसूर नहीं है मित्र, मुझे घोड़ा ही ऐसा मिला था जिसके कारण मैं पिछड़ गया। फिर दोनों वहां चाय पीते हैं, है ना, चाय सत्तू खाते हैं और थुक्पा पीते हैं। वहां भी उनके बहुत सारे यजमान थे, उनकी अच्छी जान पहचान थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, है ना। लेखक कहाँ पहुंच गए? तिंगरी के विशाल मैदान में, जो चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ एक टापू जैसा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी, है ना। चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ मैदान और मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पत्ती पत्ती चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। अब देखिए बच्चों, सुमति जो लेखक के मित्र थे, वो चूंकि बौद्ध भिक्षु थे और वो बोधगया से कपड़े के गंडे लेकर जाते थे, अपने यजमानों को देते थे, और जब वो गंडे खत्म हो जाते थे तो वो कोई भी कपड़ा से गंडे बना लेते थे और उसे यजमानों को देते रहते थे। वही उनका कमाई का जरिया था। तो सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को क्या लगता है कि अगर ये जाएंगे तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे और उतना समय में हम अकेले हमारा समय बिताना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि अब आप कहीं ना जाएं और जो भी पैसा होगा मैं आपको वहां पहुंचने पर दे दूंगा। तो सुमति मान जाते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, लेखक कहते हैं, मैंने सोचा कि वो तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया यानी भार ढोने वाला मजदूर या कूली, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। यानी लेखक थोड़ा देर कर दिए थे निकलने में और तेज धूप में उन लोगों को चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लो तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। अब गौर कीजिएगा बच्चों, चूंकि लेखक तिब्बत की ओर जा रहे हैं यानी उत्तर की ओर जा रहे हैं, और उनके दक्षिण में क्या है? हिमालय की बर्फ की चोटियां हैं, है ना, श्रृंखलाएं हैं हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई हैं। तो सामने से धूप से उनका ललाट गर्म हो रहा है, तो पीठ क्या हो रहा है? बर्फीली हवा से ठंडा हो रहा है, कंधा। आगे लेखक कहते हैं, फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। सेकर विहार की ओर जब वो जाते हैं तो देखिए क्या होता है। सेकर विहार में उन्हें एक बौद्ध भिक्षु मिलते हैं। सेकर विहार जब हो जाते हैं, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटी बड़े जागीरदारों में से बटी है। इन्हीं जागीरदारों का एक बहुत ज्यादा हिस्सा विहारों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है। जागीर के आदमियों के लिए राजा से वह कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, है ना। लेखक जब सुमति के साथ सेकर के बिहार गए थे
तो वहाँ के मुखिया, जिनका नाम नमसे था, वो बहुत प्रेम से मिले। लेखक को वैसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि मैं तो भिखमंगे के भेष में हूँ। लेकिन वैसी बात नहीं थी, लेखक के उम्मीद की बिल्कुल अलग। वो बेहद प्रेम से लेखक से मिले। लेखक क्या कहते हैं कि वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब देखिए बच्चों, शुरू में लेखक सुमति को मना करते हैं कि आप यजमान के पास जाएंगे तो 2 हफ्ते लगा देंगे तो मुझे दिक्कत होगी, इसलिए आप चलिए, मैं आपको लासा पहुंचकर पैसे दे दूंगा, जितना रुपये होगा मैं दे दूंगा। परंतु अब जब लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु के पास आए और वहां जब उन्होंने मंदिर में हस्तलिखित ग्रंथों को देखा, वहां 103 पोथियां रखी हुई थी, वहां जब उन्होंने उन पोथियों को देखा तो उनकी इच्छा हुई कि उन पोथियों को वो पढ़ें। इसलिए सुमति ने जब यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने मना नहीं किया और उन्हें जाने दिया। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो लेखक ने उन्हें मना कर दिया था, बाद में उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अब लेखक पुस्तकों के भीतर थे। यानी वो पुस्तकों को पढ़ रहे थे, पुस्तकों को ध्यान से पढ़ रहे थे। वो पुस्तकों को पढ़ते हुए उसमें डूब जाना चाहते थे। वो एक एक बात को जान लेना चाहते थे। हस्तलिखित 103 पोथियां की एक एक अक्षर को वो पढ़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा है, सुमति अपने यजमान के पास जाएं, और अगर वो जाएंगे तो कुछ समय तो लगाएंगे आने में, है ना, तब तक मैं इन पुस्तकों को पढ़ूंगा। उन्हें लगा, मैं आगे लेखक कहते हैं, मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे। मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया और मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक को उम्मीद क्या था कि उनके मित्र सुमति जो हैं 2-3 दिन बाद लौटेंगे और तब तक लेखक पुस्तकों को बहुत कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन वो दोपहर के बाद ही आ गए और तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने और उनके मित्र ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये था ल्हासा की ओर का यात्रा वृतांत। लेखक ने अपने यात्रा वृतांत से थोड़ा सा भाग यहाँ पर लेखक के द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत का थोड़ा सा भाग यहाँ आपके पुस्तक में दिया गया है। इस प्रकार लेखक सुमति के साथ वहां से आगे बढ़े। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक